रात का खाना लग चुका था और डाइनिंग टेबल पर मामूल की चहल पहल तो थी, लेकिन फिजा में एक अजीब सा तनाव भी महसूस हो रहा था। घर के तमाम लोग, ताया जान, अब्बा, चाची, फुप्पो और उनके बच्चे सब मौजूद थे। चमचम प्लेटों के टकराने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी जब अचानक ताया जान ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए अपना गला साफ किया। सबकी नज़रें बेख्तियार उनकी तरफ उड़ गई। मैं चाहता हूँ कि अफ़ान और रमशा का निकाह हो जाए। ताया जान की भारी और प्रभावशाली आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंजी। एक लम्हे के लिए तो वहाँ मुकम्मल सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी सांस रोक दी हो। मंगनी की रस्म करने से बेहतर है डायरेक्ट निकाह ही किया जाए। मेरे ख्याल में अब आके देरी की ज़रूरत नहीं है। ताया जान ने अपनी बात पूरी करते हुए बड़े इत्मीनान से सबकी तरफ देखा। अफ़ान, जो अब तक खामोशी से अपने मोबाइल पर नज़र जमाए खाना खा रहा था, इस जुमले ने उसे जैसे करंट लगा दिया। उसने झटके से सर उठाया और बेचैनी से अपने ताया और फिर अपने बाप की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। लेकिन अब्बा, आप किसी की जिंदगी का फैसला उनसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? अफान की आवाज़ में हैरत के साथ साथ गुस्से की झलक भी थी। वो कुर्सी पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। उसके वालिद कमाल साहब ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा। बैठ जाओ अफान, बड़ों के सामने इस लहजे में बात नहीं करते। बात लहजे की नहीं है अब्बा, बात मेरी जिंदगी की है, मेरे भविष्य की है। अफान ने अपनी आवाज़ को ऊंचा होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके तेवर बता रहे थे कि वो इस तरह फैसले को आसानी से हजम नहीं कर पा रहा। ये मेरा फैसला है कि मुझे कब और किससे शादी करनी है, और मेरा फैसला आप सबको मानना पड़ेगा। अफान, कमाल साहब ने सख्ती से उसे टोका, जुबान संभाल कर बात करो। ये फैसला तुम्हारे ताया जान का है और उनकी बात हमारे घर में पत्थर की लकीर होती है। लेकिन अब्बा, जिंदगी मेरी है। अफान ने बाप की बात काट दी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। आप मुझ पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। रमशा रमशा मेरे लिए सिर्फ एक कजिन है, एक छोटी बहन की तरह। मैंने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं है। हम दोनों भाई बहन हमेशा से साथ रहे। अफान, कमाल साहब ने भावुक अंदाज में कहा। उनका लहजा अब थोड़ा नर्म लेकिन अटल था। हम चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत और प्यार इसी तरह बरकरार रहे और हम बच्चों की शादी करके इस रिश्ते को और मजबूत बना लें। रमशा हमारी अपनी बच्ची है, घर की इज्जत है, हमारे घर में रहेगी तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। रमशा, जो कोने वाली कुर्सी पर सिमटी बैठी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथों में पसीना आ रहा था। वो जानती थी कि अफान कैसा है, जिद्दी, अक्खड़ और बहुत घमंडी। उसे अफान का ये रवैया कोई नई बात नहीं लग रहा था, लेकिन सबके सामने इस तरह से उसके नाम पर एतराज़ करना रमशा की आत्मसम्मान को बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा था। सलमान, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? ताया जान ने अचानक दूसरे भतीजे की तरफ रुख किया। सलमान ने मुस्कुराते हुए अपने भाई अफान की तरफ देखा, जो गुस्से से भरा खड़ा था। फिर ताया जान की तरफ देखकर बोला, नहीं ताया जान, रमशा कल भी आपकी थी और आज भी आपकी है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भला? देखो अफान, कमाल साहब ने विजयी अंदाज में कहा, मुझे एतराज़ है चाचा जान। अफान फिर से बोला। इस बार उसकी आवाज़ में और कड़वाहट थी। उसने एक नज़र रमशा पर डाली, जो सर झुकाए बैठी थी। क्या आपने रमशा से पूछा है कि वो क्या चाहती है? आप हम दोनों की जिंदगी का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? ये जुल्म है। ताया जान ने गहरी सांस ली और फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। रमशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि अब अगला सवाल उसी से होगा। रमशा बेटा, ताया जान ने नरमी से पुकारा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरी इज्जत रखेगी और ये कभी भी इनकार नहीं करेगी। क्यों बेटा? सबकी नज़रें रमशा पर केंद्रित हो गई। ताया जान के दोनों बेटे, अब्बा जान, सब इंतजार कर रहे हैं। रमशा ने बड़ी मुश्किल से पलकें उठाकर एक नज़र अफान की तरफ देखा। अफान, जो यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम मगर बहुत खड़ूस इंसान माना जाता था, उसकी पेशानी पर पड़ी झुर्रियाँ और आंखों में मौजूद नापसंदगी साफ बता रही थी कि वो इस रिश्ते से कितना परेशान है। रमशा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे जीवन साथी के रूप में उसे कभी सपने में भी नहीं देखा था। रमशा के दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। उसे तो अपने जैसे मिजाज के लड़के पसंद थे, मजाकिया, चंचल, हर बात पर हंसने मुस्कुराने वाले और प्यार करने वाले। अफान सिद्दीकी, ये तो पत्थर की मूर्ति था, बहुत सख्त, बदतमीज और अपनी बात मनवाने वाला। इसे बर्दाश्त करना रमशा के बस की बात नहीं थी। मैं इनकार कर दूं, उसके दिल ने चीख कर कहा, ये इंसान मेरी जिंदगी नर्क बना देगा।
लेकिन फिर उसकी नज़र अपने बूढ़े बाप के सफ़ेद बालों पर पड़ी। ताया जान कितनी उम्मीद और विश्वास से उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में यकीन था कि उनकी परवरिश गलत नहीं हो सकती। अगर मैं इनकार करूंगी तो ताया जान की क्या इज्जत रहेगी सबके सामने। उसका ज़मीर जाग उठा। नहीं रमशा, तुम इनकार नहीं कर सकती। अपने बाप और ताया की इज्जत की खातिर तुम्हें हाँ बोलनी ही होगी। अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ेगा। कमरे में खामोशी लंबी होती जा रही थी। अफान की नज़रें उस पर जमी हुई थी, जैसे उसे मानसिक तौर पर दबाव डाल रहा हो कि वो इनकार कर दे। लेकिन रमशा ने गहरी सांस ली और सर उठाया। जी हाँ ताया जान। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन इतनी कि सबने सुन ली। मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लें। अफान के चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो फटी फटी आंखों से रमशा को देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने जो हमेशा उससे कराती थी इतनी आसानी से हाँ कर दी। रमशा ये बात कहते हुए वहां से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे जिन्हें वो छुपाना चाहती थी। वो तेजी से वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ताया जान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खुशी से हंसने लगे। शुक्र है ऊपर वाले का, शर्मा गई है बच्ची। बाकी सब मुबारकबाद देने लगे। लेकिन दरअसल वो शर्माई नहीं थी। लेकिन वो दरअसल शर्म नहीं थी। वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दीवार के साथ लग गई थी। वो सोच रही थी कि वो इंसान जिसको बचपन से वो इतना कड़वा और गुस्से वाला देखती आ रही है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करके उसने कुछ गलत तो नहीं किया। क्या वो इस आग के दरिए को पार कर पाएगी? जबकि दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में अफान मुठ्ठियाँ बींच कर रह गया। उसका खून खोल रहा था। वो कुर्सी को ठोकर मारकर वहां से उठ खड़ा हुआ। समझती क्या है खुद को? वो बड़बड़ाया, बड़ी नेक बन रही है। हाँ ही कर दी, जिंदगी कड़वी कर दूंगा मैं इसकी। उसे लगता है मैं उसे बीवी मान लूंगा। कभी नहीं। उसे बहुत गुस्सा आया था। वो तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाज़ा जोर से बंद किया। वो कमरे में बार बार चक्कर काट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर तक वो खुद को ठंडा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार वो फैसला करके कमरे से निकला और सीधा अपने बाप के कमरे की तरफ गया। कमाल साहब अभी सोने की तैयारी कर रहे थे जब अफान आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। अब्बा, मैंने आपसे कहा है ना, मैं रमसा से शादी नहीं करूंगा। अफान ने दो टुक अंदाज में कहा। मैं उसे अपनी बहन समझता हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? कमाल साहब ने इत्मीनान से चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखा। बहन समझने और बहन होने में बहुत फ़र्क होता है अफान। तुम उसे बहन समझते हो, लेकिन वो तुम्हारी बहन नहीं है। हकीकत में तुम्हारा उससे निकाह जायज़ है, लेकिन वो मुझसे बहुत छोटी है अब्बा। उसका और मेरा कोई मैच नहीं है। हमारी सोच, हमारा मिजाज, सब कुछ अलग है। ये शादी नहीं चल पाएगी। अफान ने अपने बाप को समझाने की कोशिश की। उसने हर मुमकिन दलील दी, भावुक कार्ड खेला, तर्क से बात की, लेकिन उसका बाप अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो पुराने ख्यालात के मालिक थे और जिनके लिए खानदान का फैसला ही अतीम होता है। छोटी है तो क्या हुआ, लड़कियों की उम्र छोटी ही अच्छी लगती है। कमाल साहब ने लापरवाही से कहा। समझौते शादी के बाद हो जाया करते हैं। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं शादी नहीं करूंगा, अफान ने चिल्लाते हुए कहा। कमाल साहब का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से खड़े हो गए। अगर तुमने ये शादी ना की तो कान खोलकर सुन लो अफान सिद्दीकी, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। तुम्हें इस घर से, इस कारोबार से और इस नाम से कुछ नहीं मिलेगा। तुम सड़क पर आ जाओगे। कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया। अफान ने हैरत से और दुख से अपने बाप को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाप ने उसे धमकी दी है। वो जानता था कि उसका बाप सिर्फ बोलता नहीं, वो ये धमकी हकीकत में भी बदल सकता है। कमाल साहब अपने उसूलों के पक्के थे। अफान की जिद, उसका गुस्सा और उसकी विरोधा, सब कुछ एक पल में बेबस हो गया। संपत्ति और स्टेटस उसकी कमजोरी, वो जानते थे कि उसके बगैर उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसने नफरत भरी निगाहों से अपने बाप को देखा और बगैर कुछ कहे वहां से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके हाथ से जोड़ सूझने लगे। अगले 8 दिन घर में हंगामा बना रहा। शादी की तैयारियां जोरों पर रहीं। रमशा बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस इंसान को झेलेगी। ताईजान और फुप्पो के साथ मिलकर शादी की सारी तैयारियां उसी ने करवाई थी। वो भी बीए के फर्स्ट ईयर में थी और उसके इम्तिहान करीब थे, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि वो किताब उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तायाजान चाहते थे कि शादी हो जाए, बस निकाह हो जाए।
उनका कहना था कि उसके बाद जब चाहे ये पढ़ सकती है, अफान कौन सा इसे मना करेगा। लेकिन फिर निकाह से सिर्फ 2 दिन पहले जब ताया जान ने अफान के तौर तरीके देखे, उसकी उदासी और घर से गायब रहना नोट किया, तो उन्होंने एक और फैसला सुना दिया कि निकाह के साथ रुखसती भी होगी। और ये खबर अफान के लिए किसी बम से कम ना थी। वो दोस्तों के साथ बाहर बैठा था जब उसे सलमान का फ़ोन आया। क्या बकवास कर रहे हो? अफान ने फ़ोन पर चीखते हुए कहा। अभी तो सिर्फ निकाह की बात हुई है, ये रुखसती बीच में कहाँ से आ गई? ताया जान का फैसला है भाई, सलमान ने डरते डरते कहा। वो कह रहे हैं कि लड़की जवान है और निकाह के बाद उसे घर में बिठाकर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अफान ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ तोड़ फोड़ कर दे। उसकी आज़ादी, उसकी मर्जी, सब कुछ उसे एक फैसले की भेंट चढ़ा गया था और इस सब का जिम्मेदार वो रमशा को ही समझ रहा था। बड़ी मासूम बनती है ना, अफान ने दांत पीसते हुए सोचा। ज़रूर उसने ताया जान के कान भरे होंगे कि रुखसती भी साथ करवा दें। वैसे मुझ पर हुकूमत करने का बहुत शौक है ना। अब मैं बताऊंगा कि अफान सिद्दीकी की बीवी बनना फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिस्तर है। शादी का दिन भी आ पहुंचा और घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों का हुजूम था और हर तरफ खुशी का माहौल था, सिवाय 2 दिलों के। रमशा सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा फीका था, उसकी आंखों में उदासी थी और सहेलियों और कजिन्स की हंसी मजाक उसे जहर लग रहा था। अफान ने स्याह रंग की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। निकाह नामे में जब उससे इजाज़त मांगी तो उसने इतने ठंडे लहजे में कबूल है कहा कि पास बैठे गवाह भी सहम गए। ये कबूल है नहीं था, बल्कि एक युद्ध का ऐलान था। कमरे का भारी दरवाज़ा खुला और बंद होने की जोरदार आवाज़ ने बेड पर सिमटी बैठी रमशा का दिल भी दहला दिया। वो लाल जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी लगाए, सर झुकाए बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर दुल्हनों वाली शर्म के बजाय एक अजीब सा डर और परेशानी थी। अफान कमरे में दाखिल हुआ। उसने शेरवानी के बटन खोलते हुए एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में ठंडक चरम पर थी। उसने ड्रेसिंग टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया और एक सिगरेट जलाकर होठों में दबा लिया। कमरे में धुएं की महक फैल गई। अफान इधर उधर चक्कर काटने लगा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो अपनी भड़ास कैसे निकाले। अचानक वो रमशा के ठीक सामने आकर रुक गया। देखो रमशा, अफान की आवाज़ में ऐसी अजनबियत थी जैसे वो किसी दुश्मन से बात कर रहा हो। मुझे लंबी बातें करने की आदत नहीं, जो बात है साफ कह देना चाहता हूँ। रमशा ने धड़कते दिल के साथ धीरे से सर उठाकर उसे देखा। अफान का चेहरा धुएं के बादलों में भी सख्त दिखाई दे रहा था। मेरे नज़दीक इस ज़बरदस्ती के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं, अफान ने घृणा से मुंह से धुआं उड़ाते हुए कहा। ये निकाह, ये रस्में, ये सब मेरे घर वालों की जिद थी और कुछ नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रमशा को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर ठंडा पानी डाल दिया। उसने होठ बीच लिए, इसलिए अफान ने कदम और उसकी तरफ बढ़ाया और उंगली उठाकर चेतावनी देने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर ही रहो। बीवी होने का कोई भी हक जताने की कोशिश मत करना। ना ही मैं तुमसे कोई उम्मीद रखता हूँ और ना ही तुम मुझसे कोई उम्मीद रखना। हम इस कमरे में 2 अजनबियों की तरह रहेंगे। ये कहते ही अफान ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। रमशा, जो अब तक खामोश थी, उसके इस अंदाज पर सर से पैर तक सुलग गई। उसकी आंखों में नमी के बजाय गुस्से की चमक आ गई। उफ, ऊपर वाले, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा। इसका बस नहीं चल रहा था कि चीख कर जवाब दे। कहा मुझे अपने ताया की इज्जत की खातिर सूली चढ़ना पड़ा और इधर ये नवाब साहब ऐसे नखरे दिखा रहे हैं जैसे मैंने इनके पैर पकड़कर ये निकाह करवाया हो। अफान सोफे पर लेटकर आंखें मूंद चुका था, जैसे रमशा का वजूद कमरे में ही ना हो। रमशा ने नफरत भरी निगाह उसकी पीठ पर डाली। मैं तो इसे शुरू से पसंद नहीं करती थी। कैसे गुजारूंगी मैं उस खड़ूस कजिन के साथ जिंदगी? अच्छा था किसी और से शादी हो जाती। कम से कम इस इंसान का सामना तो ना होता जिसकी नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता है। वो बैठ के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। या ऊपर वाले, अब सारी जिंदगी कैसे झेलूंगी इसे? ये तो बात करने का भी हकदार नहीं। रात बड़ी मुश्किल और घुटन में गुजरी। सुबह हुई तो अफान रमशा के जागने से पहले ही कमरे से जा चुका था। रमशा ने राहत की सांस ली। अगला पूरा हफ्ता इसी खामोशी और तनाव में गुजर गया। घर वालों के सामने वो दोनों एक बेहतरीन जोड़ा होने का नाटक करते, लेकिन कमरे के बंद दरवाजे के पीछे उनके बीच बर्फ की दीवार रहती। अफान का रवैया अपमान की हद तक ठंडा था।
रमशा का यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर शुरू होने वाला था। ये एकमात्र चीज थी जिसके बारे में सोचकर वो उत्साहित थी। वो घर के घुटन भरे माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। 2 दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। कैंटीन में बैठते ही उसकी गहरी दोस्त सना उसके पास आई। अरे रमशा, तुम आ गई। सना ने कुर्सी घसीटकर बैठते हुए उत्साह से कहा, तुम्हें पता है डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? रमशा ने बैग टेबल पर रखकर उदासी से पूछा, क्या चल रहा है? कोई नया ड्रामा? अरे नहीं यार, सना की आंखें चमक रही थी। सुना है यूनिवर्सिटी में नए प्रोफेसर आ रहे हैं। सीनियर्स बता रहे थे कि बहुत हैंडसम और आकर्षक पर्सनालिटी है उनकी। रमशा ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अच्छा जी, तो अब तुम लोग पढ़ाई छोड़कर प्रोफेसर को देखने जाओगी? देखने में क्या हर्ज है? सना ने हंसते हुए कहा, चलो क्लास में चलते हैं, पहला पीरियड उन्हीं का है। रमशा न चाहते हुए भी सना के साथ क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। क्लासरूम छात्रों से भरा हुआ था और हर कोई नए टीचर के बारे में फुसफुसा रहा था। रमशा पिछली कतार में जाकर बैठ गई। उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिमाग अभी भी घर के हालात और अफवान के व्यवहार में उलझा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। कदमों की भारी आवाज़ उभरी। रमशा ने, जो अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रही थी, आवाज़ सुनकर सर उठाया और जैसे ही उसकी निगाह क्लासरूम में दाखिल होने वाली शख्सियत पर पड़ी तो उसका कलम हाथ से छूट गया। वो हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो नया आने वाला प्रोफेसर, वो आकर्षक पर्सनालिटी जिसकी चर्चा हो रही थी, कोई और नहीं बल्कि अफान सिद्दीकी था। अफान ने गहरा नीला 3 पीस सूट पहन रखा था और बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी और सख्ती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रमशा ने बेचैनी से खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो उससे उस कजिन का रिश्ता भी छुपाए रखना चाहती थी और अब वो उसका पति बन चुका था। रमशा के दिमाग में फौरन ये ख्याल आया कि अफान कभी किसी के सामने ये नहीं कहेगा कि रमशा उसकी कजिन है। बीवी होना तो बहुत दूर की बात है। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अब सबके सामने कैसे नाटक करेंगे? रमशा को अपनी हालत पर तरस आने के बजाय अचानक हंसी आ गई। मुझसे रिश्ता छुपाने के चक्कर में कहीं खुद ही ना फंस जाएं। अफान डाइस पर खड़ा हुआ। उसने क्लास पर एक नज़र डाली। जब उसकी नज़र आखिरी कतार पर बैठी रमशा पर पड़ी तो उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं आई। उसने ऐसे देखा जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अफान की भारी और प्रभावशाली आवाज़ गूंजी, मेरा नाम अफान सिद्दीकी है और मैं आपका नया कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। उसने व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखा और फिर पलटकर क्लास की तरफ देखा। उसका अंदाज बहुत प्रोफेशनल और सख्त था। मेरी क्लास के कुछ नियम हैं जो मैं पहले ही दिन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अफान ने दोनों हाथ डाइस पर रखते हुए कहा, यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, मेरे लिए सब छात्र बराबर हैं। रमशा ने भौं उठाकर उसे देखा। वो अच्छे से समझती थी कि ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफान ने अपनी बात जारी रखी। उसकी नज़र सीधी रमशा की तरफ थी, इसलिए कोई भी मुझसे ज़्यादा आज़ादी लेने की कोशिश ना करे। सिफारिश और रिश्ते मेरी क्लास में नहीं चलेंगे। इस वक्त यहाँ बैठा हर शख्स मेरे लिए सिर्फ एक रोल नंबर है। रमशा ने होठ बीच लिए। बड़े आए नियमों वाले। उसने दिल में सोचा, ये चेतावनी पूरी क्लास को नहीं सिर्फ मुझे दी जा रही है। जैसे मैं तो मर रही हूँ ना इनसे रिश्ता जताने के लिए। अफान ने लेक्चर शुरू कर दिया। वो वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। पूरी क्लास उसके जादू में बंधी हुई थी, लेकिन रमशा को उसकी हर अदा में दिखावा और घमंड दिखाई दे रहा था। जिस इंसान को बीवी का रिश्ता छुपाने की ज़रूरत हो, वो प्रोफेसर बनकर कितना बड़ा तमाशा करेगा, ये देखने वाला होगा। रमशा को सोचकर ही हंसी आ गई। उसने जानबूझकर चेहरे पर एक लापरवाही मुस्कान भर ली। क्लास खत्म होने के बाद अफान अपनी फाइल समेटकर बाहर निकला। लड़कियां तेजी से उसके पीछे गई। रमशा भी धीमी चाल से बैग कांधे पर डाले बाहर निकली। कॉरिडोर में उसने एक अजीब सा मंजर देखा। अफान एक लड़की के साथ खड़ा था जो उसकी क्लास फेलो थी। वो लड़की बड़े नाजों से अफान से कुछ पूछ रही थी और वो अफान, जो घर में रमशा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, उस लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो रमशा ने शादी के बाद से अब तक नहीं देखी थी। ये मंजर देखते ही रमशा अपनी जगह जम गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक मुक्का मारा हो। वो जलकर रह गई। ये क्या है? उसके अंदर से आवाज़ आई। अभी कुछ देर पहले तो मिस्टर अफान सिद्दीकी फरमा रहे थे कि कोई उनसे आज़ादी लेने की कोशिश न करे, और अब खुद लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जलन क्यों महसूस हो रही है।
कहीं उसकी अहंकार को चोट लगी थी या कुछ और। ढोंगी इंसान, रमशा ने गुस्से से दांत पीसे। वो जानबूझकर तेज कदमों से चलती हुई उनके करीब से गुजरी। उसने सोचा था कि शायद अफ़ान उसे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होगा या उसे बुलाएगा, लेकिन अफ़ान सिद्दीकी ने कमाल की उदासी दिखाई। उसने एक सरसरी नज़र रमशा की तरफ डाली और फिर दोबारा उस लड़की की बात सुनने में मशगूल हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रमशा को देख ही नहीं रहा हो, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। रमशा का खून खोल उठा, उसकी मुट्ठियाँ भीज गई। अच्छा, तो ये खेल है। घर में कड़वा पति और बाहर आकर्षक प्रोफेसर। वो पैर पटकती वहां से चली गई। रास्ते पर उसका दिमाग अफान के इस व्यवहार पर उबलता रहा। अब जब भी रमशा उसे किसी भी छात्र के साथ बातें करते देखती तो न जाने क्यों उसे एक अजीब सी जलन महसूस होने लगती थी। वो शख्स जो उसके निकाह में था, यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ हंसमुख था, और घर आकर वही पत्थर की मूरत। इन दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। अफान घर आकर भी रमशा से कोई बात नहीं करता था और सीधा अपने कमरे में आकर बंद हो जाता। और क्लास में एक मुश्किल असाइनमेंट मिली थी। रमशा को टॉपिक की समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा वो किसी और से पूछ लेगी, लेकिन फिर उसकी अना जाग गई। क्यों पूछूं किसी और से? पति है मेरा और टीचर भी, ये मेरा हक है। क्लास खत्म होने के बाद जब सब जा चुके थे तो रमशा हिम्मत करके अफान की मेस के पास गई। अफान अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था। सर, रमशा ने औपचारिक अंदाज में पुकारा तो अफान ने सर उठाया। उसकी आंखों में सवाल था। मुझे थोड़ा सा इस असाइनमेंट के बारे में विस्तार से बता दें, मुझे इसकी अच्छे से समझ नहीं आई, रमशा ने संजीदगी से कहा। वो उम्मीद कर रही थी कि अफान उसे डांटेगा या घर जाकर पूछने को कहेगा, लेकिन अफान का जवाब बिल्कुल अलग था। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट उभरी। उसने कुर्सी पुष्ट से टेक लगाते हुए रमशा को ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है। अफान की आवाज़ में बहुत नरमी थी, लेकिन शब्द कड़वे थे। कुछ बच्चे होते हैं जो कम समझने वाले होते हैं, उन्हें बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी है। रमशा का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। कम समझ, मैं समझा देता हूँ आपको। अफान ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आप ज़रा ब्रेक में मेरे ऑफिस में आ जाएं, यहाँ क्लास में और भी काम है। ये बात सुनते ही रमशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऑफिस में अकेले, न जाने ये शख्स वहाँ उसकी कितनी और बेइज्जती करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अफान की आंखों में एक चुनौती थी, जैसे वो कह रहा हो, आओ देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। रमशा ने अपनी किताबें सीने से लगाई। जी बेहतर, उसने मुश्किल से कहा और तेजी से क्लास से निकल गई। लेकिन वो ऑफिस नहीं गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी वो और अपना अपमान बर्दाश्त कर सके। वो सारा दिन कैंपस में इधर से उधर घूमती रही और छुट्टी होते ही सीधी घर आ गई। शाम को जब वो अपने कमरे में पानी लेने निकली तो गलियारे में उसका सामना अफान से हुआ। वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आया था और टाई की गांठ ढीली कर रहा था। रमशा उसे नज़रअंदाज करके गुजरने लगी तो अफान ने भयंग भरे लहजे में रोका। असाइनमेंट समझने नहीं आई? तो रमशा रुक गई। उसने पलटकर अफान को देखा, जिसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट थी। यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, ये हमारा घर है, रमशा ने तीखा जवाब दिया। और मैं ऑफिस में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे कम समझ होने का ताना दोबारा नहीं सुनना था। हाँ, जानता हूँ मैं अच्छी तरह। अफान ने संजीदगी से सर हिलाया, फिर अचानक उसके करीब आया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितनी परेशानी में हो, रमशा गुस्से से जवाब दे गई। आप तो कहते थे कि किसी लड़की से बात नहीं करते, तो यूनिवर्सिटी के हर लड़की से इतना हंस कर बात क्यों करते हैं? ये कहाँ का न्याय है? और बीवी के लिए चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता है। उसकी आवाज़ सुनकर अफान सिद्दीकी ठिठक गया। उसने गहरी नज़र उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा जो उसकी बीवी थी, और शायद पहली बार उसके सामने खड़ी होकर बीवी होने का हक जता रही थी। आज उसको ये लड़की बिल्कुल अलग लगी थी। रोज़ाना की तरह डरी सहमी नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाली। तुम जलन महसूस कर रही हो? अफान ने धीमी आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हरगिज़ नहीं, रमशा ने फौरन इनकार किया, हालांकि उसका दिल चोर की तरह धड़क रहा था। मुझे बस आपके ढोंग पर हैरत होती है। अफान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। इस बार व्यंग के बगैर देखते ही, यह हैरत कब तक बरकरार रहती है? वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन रमशा वहीं पर खड़ी रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने अफान की कमज़ोर नस पर हाथ रख दिया। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां थी जो प्रोफेसर अफान सिद्दीकी से बात करना चाहती थी, लेकिन वो रमशा थी जो हर काम खामोशी से करती थी। और पहली बार उसने असाइनमेंट के बारे में पूछा, और पहली बार उसने हक जताया।
उस रात अफवान सिद्दीकी अपने लैपटॉप पर काम करने के बजाय बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, इस लड़की के बारे में सोचते हुए जो उसके वैध रिश्ते में थी और अब धीरे धीरे उसके नसों पर सवार हो रही थी। सुबह की रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल अभी तक प्रदूषित था। रमशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल ब्रश कर रही थी जब शीशे में उसे अफान का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं बल्कि रमशा पर जमी थी। जैसे ही रमशा की नज़र शीशे में उससे मिली, अफान ने हड़बड़ाकर नजरें हटा ली और तेजी से कीबोर्ड की तरफ उंगलियां चलाने लगा। अजीब इंसान है, रमशा ने दिल में सोचा और होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। चोरी पकड़ी भी जाए तो मानते नहीं। उसने अपना बैग उठाया और जाने के लिए मुड़ी। नाश्ता। अफान की भारी आवाज़ पीछे से आ गई। उस लहजे में आदेश कम और सवाल ज्यादा था। रमशा रुकी नहीं, बस चलते चलते ठंडे लहजे में बोली, मुझे भूख नहीं, आप कर लीजिएगा, टेबल पर लगा दिया है। मैंने पूछा नहीं, बताया है कि नाश्ता करके जाओ। अफान ने लैपटॉप बंद करते हुए सख्ती से कहा। यूनिवर्सिटी में चक्कर खाकर गिर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। प्रोफेसर अफान की बीवी को घर में खाना नहीं मिलता। रमशा दरवाजे की चौखट पर रुक गई। वो पलटी और सीधा उसकी आंखों में देखा। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं प्रोफेसर अफान की बीवी हूँ। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। तो आपकी रिश्ता को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आप बेफिक्र रहें। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। अफान मुठिया बीच कर रह गया। इस लड़की की जुबान अब कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। पहले वो खामोश रहती थी तो अफान को चिढ़ होती थी। जब वो बोलती थी तो अफान को अपना आपा खोया हुआ लगता था। बहुत बोलने लगी हो तुम रमशा, वो बड़बड़ाया, तुम्हें लगाम डालनी ही पड़ेगी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर रमशा का मूड फिर से खराब हो गया। कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसे अफान नजर आया। वो स्टाफ रूम के बाहर खड़ा था और उसके आसपास 3-4 सुंदर लड़कियां खड़ी थी। वो किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। अफान के चेहरे पर वो आकर्षक और नरमी थी जो रमशा के लिए कभी उपलब्ध नहीं थी। रमशा के कदम वही रुक गए। उसके सीने में फिर से वही आग सुलग उठी। ये शख्स घर में मुझे मुंह दिखाना पसंद नहीं करता, और देखो यहाँ कैसे दांत दिखा रहा है। उसकी मुट्ठी में पकड़ी किताबें बीच गईं। बहुत शौक है ना इन्हें अपने प्रीशांस को का। अब मैं बताती हूँ कि नज़रअंदाज किया जाना कैसा होता है। रमशा ने गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे के भाव बदले और सामने से गुजरते अपने क्लास फेलो एहसन को आवाज़ दी। एहसन, सुनो सरा। एहसन, जो एक शांत और पढ़ाकू लड़का था, हैरत से रुका। जी रमशा। रमशा उसके करीब गई और चेहरे पर एक बड़ी सी चालाकिया मुस्कुराहट सजा ली। वो कल वाली असाइनमेंट के नोट्स तो दिखाना, मुझे एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा। अफान, जो लड़कियों की बातों पर सर हिला रहा था, अचानक उसकी छठी इंद्री जागी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने का मंजर देखकर उसकी मुस्कुराहट जम गई। रमशा, उसकी बीवी, किसी अच्छे लड़के के इतने करीब खड़ी थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। और वो मुस्कुराहट, वो तो अफान के लिए वर्जित थी, तो उस लड़के को कैसे मिल रही थी। अफान के चेहरे का रंग लाल होने लगा। पास खड़ी लड़की ने कुछ कहा, लेकिन अफान ने सुना ही नहीं। उसका तो सारा ध्यान रमशा और एहसन पर केंद्रित था। एक्सक्यूज मी, अफान ने सख्त लहजे में लड़कियों से कहा और तेज कदमों से वहां से चला गया। लेकिन वो रमशा के पास नहीं गया, बल्कि सीधा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। रमशा ने कनखनियों से उसे जाते देख लिया। उसके दिल को एक अजीब सी राहत मिली। लगी ना आग, उसने दिल में सोचा। अभी तो शुरुआत है मिस्टर अफान। क्लास में माहौल बहुत भारी था और अफान पढ़ रहा था, लेकिन उसका सारा गुस्सा उसके शब्दों में झलक रहा था। वो बार बार एहसन को खड़ा करके मुश्किल सवाल पूछ रहा था। मिस्टर एहसन, अफान ने बोर्ड पर मार्क मारते हुए कहा, अगर आपका ध्यान साथ वाली कुर्सी पर बैठने वालों से हट गया हो तो आप मुझसे इस सिद्धांत का जवाब देंगे। पूरी क्लास हंस पड़ी। एहसन शर्मिंदा सा होकर खड़ा हो गया। रमशा उसके साथ वाली कुर्सी पर नहीं बल्कि पीछे बैठी थी। समझ गई कि ये व्यंग किसके लिए हैं। उसने डरने के बजाय कलम होठों से लगाया और बड़ी मासूमियत से अफान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, क्या हुआ सर, सब ठीक है ना। अफान को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। ये लड़की उसे चुनौती दे रही थी। क्लास खत्म होने के बाद जब सब निकल रहे थे तो अफान ने ऊंची आवाज में कहा, मिस रमशा, आप रुकें। रमशा के कदम रुक गए। क्लास खाली हो चुकी थी और वो धीरे से मुड़ी। जी सर। अफान डायसिस से उतरकर उसके करीब आया। उसका कद रमशा से काफी लंबा था, इसलिए रमशा को उसे देखने के लिए सर उठाना पड़ा। ये क्या तमाशा था कॉरिडोर में। अफान की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें गुस्सा था। कौन सा तमाशा सर? रमशा ने अनजान बनते हुए पूछा। मैं समझी नहीं। मत बनो अनजान रमशा। अफान ने दांत पीसे।
इस लड़के का क्या नाम है इसका? एहसन। इसके साथ तुम इतनी आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी? दांत कुछ ज़्यादा ही नहीं दिख रहे तुम्हारे? रमशा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने संजीदगी से अफान को देखा। मैं आज़ादी नहीं ले रही थी, नोट्स मांग रही थी। और जहाँ तक दांत दिखाने की बात है तो उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। मुस्कुराहट पर तो किसी का हक नहीं होता ना सर। आप भी तो बाहर खड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने तो नहीं पूछा कि वो लड़कियां कौन थी। तुम मेरी तुलना खुद से मत करो। अफान ने उसके बाजू को पकड़ने की कोशिश की लेकिन फिर रुक गया। मैं मर्द हूँ और मेरा पेशा है, लेकिन तुम मेरी। वो रुक गया। बीवी का शब्द उसके गले में अटक गया। मैं आपकी क्या हूँ सर? रमशा ने चुभती हुई नजरों से पूछा। छात्र, कजिन या बोझ? अफान की आंखों में एक पल के लिए लाचारी उभरी, फिर वही पुरानी सख्ती लौट आई। तुम मेरे घर की इज्जत हो। उसने उंगली उठाकर चेतावनी दी। और अफान सिद्दीकी अपनी इज्जत को सड़कों पर नीलाम होते हुए नहीं देख सकता। आगे से किसी लड़के के साथ अगर तुम नजर आ गई तो? रमशा ने व्यंग्य से पूछा। क्या कर लेंगे आप? तलाक दे देंगे? अफान को जैसे झटका लगा। उसने बेचैनी से रमशा को देखा। ये शब्द इतनी आसानी से उसके मुंह से कैसे निकल गया? जुबान संभाल कर बात करो, अफान ने खतरनाक लहजे में कहा। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। बेहतर है मेरे सब्र की परीक्षा ना लो। वो गुस्से से मुड़ा और क्लास से बाहर निकल गया। रमशा वही खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जीत का नशा भी था। इसका मतलब है कि फर्क पड़ता है, रमशा ने खुद से कहा। इन्हें जलन होती है। शाम को घर का माहौल और तनावपूर्ण था। खाने की मेज पर ताया जान और अब्बा खुद मौजूद थे, इसलिए अफान और रमशा खामोश थे। लेकिन उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। खाने के बाद अफान अपने कमरे में जाने लगा तो रमशा लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एहसन का नंबर चमक रहा था। रमशा ने कनखियों से देखा कि अफान सीढ़ियों पर रुक गया। उसने जानबूझकर फोन उठाया। हेलो एहसन, उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। तो अफान ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आग थी। जी जी, थैंक यू सो मच नोट्स के लिए, तुमने बहुत मदद कर दी। रमशा बड़े उत्साह से बात कर रही थी। हालांकि एहसन सिर्फ ये पूछ रहा था कि कल क्लास होगी या नहीं। अफान तेज कदमों से नीचे आया। उसने एक झटके से रमशा के हाथ से मोबाइल छीना और कॉल काट दी। रमशा हक्का बक्का रह गई। ये क्या बदतमीजी है? मैंने मना किया था ना। अफान उसके ऊपर झुका। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं। रात के इस समय किसी गैर लड़के से बात करने की इजाजत नहीं है इस घर में। ये मेरे क्लास फेलो का फोन था। रमशा भी उठ खड़ी हुई। और ये मेरी पढ़ाई का मामला है, आप मुझे मेरी पढ़ाई से नहीं रोक सकते। पढ़ाई के नाम पर ये जो दोस्तियां बना रही हो ना तुम, ये मुझे सब समझ में आ रहा है। अफान ने मोबाइल सोफे पर फेंका। अगर दोबारा इस एहसन का फोन आया तो मैं उसका और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि यूनिवर्सिटी जाना भी भूल जाओगी। क्यों? रमशा ने उसकी आंखों में आंखें डाली। आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? आप तो कहते थे मुझसे दूर रहो, तो अब मैं जो भी करूं आपको क्या? क्योंकि तुम। अफान कुछ कहते कहते रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हक का दावा करे। मोहब्बत का? वो तो उसने कभी की ही नहीं थी। मालिकाना हक का उसे जता नहीं सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मेरी बीवी बदचलनी कर रही है। उसने कमजोर सी दलील दी और फिर वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो तेजी से सीढ़ियां चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। रमशा पीछे खड़ी उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट। आपको मेरी फिक्र होने लगी है अफान सिद्दीकी, उसने धीरे से कहा। बस आप अपनी अहंकार के जाल में बंद हैं, लेकिन ये जाल अब टूटने वाला है। अगले 2 दिन रमशा ने यही रूटीन रखी। वो यूनिवर्सिटी में जानबूझकर क्लास फेलो के साथ ग्रुप स्टडी में बैठती। अफान जब भी वहां से गुजर उसकी नजरें रमशा का पीछा करती। अब यूनिवर्सिटी की सुंदर लड़कियां जहर लगने लगी थी। उसकी सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि रमशा कहाँ है और किससे बात कर रही है। उसके अंदर का मर्द जो अब तक सोया हुआ था अब जाग चुका है। उसे रमशा का किसी और की तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपनी संपत्ति समझने लगा था, एक ऐसी संपत्ति जिस पर अपना नाम नहीं लिखना चाहता हो, लेकिन किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देना चाहता था। और रमशा वो अब आखिरी वार करने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि लोहा गर्म है और अब बस वार करने की देर है। यूनिवर्सिटी का दिन अपने चरम पर था। रमशा क्लास से निकलकर गलियारे में खड़ी थी और उसका दिल और दिमाग एक अजीब से लड़ाई का मैदान बने हुए थे। पिछले कुछ दिनों से अफान की खामोशी और ठंडी उदासी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस बर्फ की मूर्ति को पिघलाए।
कब तक, आखिर कब तक मैं यूं ही नजरअंदाज होती रहूंगी? उसने खुद से सवाल किया। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए क्लास फेलो पर पड़ी। उसका नाम दानियाल था और वो खुश मिजाज और बातूनी लड़का था जो अक्सर क्लास में रमशा से नोट्स मांगा करता था। रमशा के दिमाग में एक धमाका हुआ। उसने फैसला कर लिया कि अब या तो जीत या हार, उसे अफवान के सब्र का गिलास भरना ही होगा। रमशा ने आगे बढ़कर दानियाल को आवाज दी, दानियाल जरा रुकना। उसके लहजे में ऐसी मिठास थी जो पहले कभी नहीं थी। दानियाल हैरत से रुक गया। जी रमशा, खैरियत? उसने खुशगवार हैरत से पूछा। कुछ नहीं, बस सर में दर्द था तो सोचा चाय पी लूं। अकेले पीने का दिल नहीं कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ कैंटीन तक चलकर एक कप चाय पियोगे? रमशा ने बड़ी अदा से पलके झपकाते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो जानती थी कि वो आग से खेलने जा रही है। दानियाल को तो जैसे यकीन ही नहीं आया। अरे क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। चलो चलते हैं। रमशा और दानियाल बातें करते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गए। रमशा की नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी कि वो अफवान को ढूंढ रही थी। उसे यकीन था कि अफवान आसपास ही होगा। वो दोनों कैंटीन के एक प्रमुख टेबल पर जाकर बैठ गए। रमशा ने जानबूझकर ऐसी कुर्सी चुनी जहां से वो मुख्य द्वार से आने वाले हर शख्स को देख सके। दानियाल उसे जोक सुना रहा था। रमशा, जिसका ध्यान कहीं और था, जबरदस्ती हंस हंस कर जवाब दे रही थी। तुम बहुत खुश लग रही हो आज, दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कभी कभी इंसान को खुश रहने का नाटक भी कर लेना चाहिए, रमशा ने कड़वाहट छुपाते हुए जवाब दिया। अभी इन्हें बैठे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि कैंटीन के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया और रमशा का दिल उछलकर गले में आ गया। वो अफवान सिद्दीकी था जो अपने किसी साथी प्रोफेसर के साथ कॉफी लेने आया था। जैसे ही अफवान की नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए। मंजर कुछ यूँ था कि दानियाल मेज पर आगे की तरफ झुका कुछ बात कर रहा था और रमशा हंसकर उसे जवाब दे रही थी। और ये मंजर अफवान के लिए किसी आपदा से कम नहीं था। उसके अंदर जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी बिछ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। एक्सक्यूज मी सर, अफवान ने अपने साथी से कहा। अफवान ने अपने साथी को कहा तो उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और भारी थी कि साथ खड़ा प्रोफेसर भी चौंक गया। अफवान तेज कदमों से चलता हुआ उनकी टेबल की तरफ आया। उसकी चाल में ऐसी दहशत थी कि आसपास बैठे छात्र खामोश हो गए। रमशा, अफवान की आवाज़ किसी गरज की तरह उसके सर पर गूंजी। दानियाल हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। सर आप, मैं वो। अफवान ने दानियाल की बात का जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका सारा ध्यान और गुस्सा सिर्फ रमशा पर ही केंद्रित था। उसके सर पर खड़ा था और उसकी आंखों में आग निकल रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने दांत पीसते हुए पूछा। चाय पी रहे हैं, रमशा ने कप में चम्मच चलाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। आप भी पियेंगे सर? ये वाक्य अफवान के सब्र को तोड़ने के लिए काफी था। उसने एक झटके से रमशा का बाजू थामा और उसे कुर्सी से खड़ा कर दिया। मेरे साथ आओ अभी इसी वक्त, अफवान ने उसे लगभग घसीटते हुए कहा। सर, ये क्या तरीका है? आप मेरा बाजू छोड़ें, दर्द हो रहा है। रमशा ने विरोध की कोशिश की। उसकी आंखों में अब डर झलक रहा था। तरीका तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अफवान ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसे सबके सामने बाजू से पकड़कर कैंटीन से बाहर ले गया। पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया था। दानियाल मुंह खोले हैरत से उन्हें जाते देखता रह गया। पार्किंग में पहुंचकर अफवान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रमशा को सीट पर ढकेल दिया। उसने इतनी जोर से दरवाज़ा बंद किया कि गाड़ी हिल गई। अफवान ने तेजी से ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी एक झटके से स्टार्ट की। गाड़ी सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत घुटन भरा था। अफवान स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से दबा रहा था कि उसके हाथों की नसें उभर आई थी। आपको प्रॉब्लम क्या है? रमशा ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। वो अब डरने के बजाय फट पड़ना चाहती थी। सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का क्या हक है आपको? अफवान ने खतरनाक कट मारते हुए ब्रेक लगाई और गाड़ी साइड पर रोक दी। उसने मुड़कर रमशा को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तुम पूछ रही हो कि प्रॉब्लम क्या है? अफवान ने चिल्लाते हुए कहा। इसलिए यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा था कि तुम वहां जाकर ये फूल खिलाओ, लड़कों के साथ बैठकर चाय पियो और हंसो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, रमशा ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। वो मेरा क्लास फेलो है, कोई अजनबी नहीं। और वैसे भी आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? जलन? अफवान ने व्यंग से कहा। हाँ जलन। रमशा की आंखों में नमी तैरने लगी। आपको तो मेरे साथ रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है ना? आप ही ने कहा था ना कि हम अजनबी हैं। तो फिर मैं कहीं भी जाऊं, किसी के साथ भी बैठूं, आपको क्या फर्क पड़ता है?
अफान ने उसके दोनों कांधों को थामकर अपनी तरफ खींचा। फर्क पड़ता है रमशा, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है फर्क? रमशा ने उसकी कमीज की कॉलर को मुट्ठी में जकड़ा। वजह बताए मुझे। क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो, अफान ने एक ही सांस में कहा। उसकी नजरें रमशा की आंखों में गड़ी हुई थी। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी हो, और अफान सिद्दीकी अपनी संपत्ति में किसी की भागीदारी बर्दाश्त नहीं करता। रमशा कुछ पल के लिए चुप होकर उसे देखती रही। अफान के मुंह से बीवी और संपत्ति के शब्द सुनकर उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन फिर अगले ही पल उसके अंदर का गुस्सा फिर से उठा। बीवी, रमशा ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में दर्द था। बीवी का सिर्फ नाम देते हैं आप, कभी हक दिया है बीवी होने का? ये शब्द अफान पर बिजली बनकर गिरे। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने हैरत से रमशा को देखा। वो रो रही थी। आप सिर्फ मुझ पर दबाव डालना जानते हैं। रमशा ने अपनी बात जारी रखी। उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। मेरे जज्बात, मेरी खुशी, मेरी इच्छा की कोई कीमत नहीं है आपके पास। आप चाहते हैं कि मैं एक मूर्ति बनकर घर के कोने में पड़ी रहूं। मैं थक गई हूं अफान, थक गई हूं इस बेनाम रिश्ते से। अफान पर स्तंभता छा गई। रमशा की आंखों में मौजूद दर्द ने उसे दिल को चीर दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अहंकार ने उस लड़की को कितना तोड़ दिया। हक की बात करती हो ना तुम? अफान की आवाज़ अब शांत थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। हाँ करती हूँ, रमशा ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। तो ठीक है। अफान ने वापस सामने देखा और गाड़ी गियर में डाली। आज फैसला हो ही जाए। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, सड़क पर डाल दी, लेकिन अब रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी। घर का रास्ता पलक झपकते कट गया। रमशा डरकर सीट से चिपक बैठी थी। वैसे अफान के तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। घर के सामने गाड़ी रुकी तो टायरों की खींच से चौकीदार भी चौंक गया। अफान गाड़ी से निकला और घूमकर रमशा की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला और रमशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। छोड़ो मुझे, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। रमशा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अफान सुनने के मूड में ही नहीं था। वो उसे खींचता हुआ सीधा अंदर ले गया। लाउंज में कोई नहीं था, सब लोग अपने कमरों में थे। ये अच्छा ही हुआ, वरना अफान की हालत देखकर घर में तूफान आ जाता। उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रमशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अफान क्या करने वाला है। कमरे में दाखिल होते ही अफान ने दरवाज़ा पैर से जोर से बंद किया और कुंडी लगा दी। रमशा दीवार के साथ लग गई। ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाज़ा खोलें। अफान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह कुछ और ही था, एक ऐसा जज्बा जिसका नाम रमशा अभी समझने से असमर्थ थी। आज मैं तुम्हें वो सारा हक दूंगा जो तुम्हें चाहिए, अफान ने उसे बिल्कुल करीब आकर कहा। उसकी सांसें रमशा के चेहरे से टकरा रही थी। रमशा का सांस सीने में अटक गया। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अफान ने उसके चेहरे के आसपास अपना हाथ रखा। आगे से किसी अजनबी के साथ कभी तुम्हें बैठा ना देखूं, नहीं तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आप कौन होते हैं मुझ पर ये आदेश चलाने वाले? रमशा ने आखिरी कोशिश के तौर पर फिर से सवाल किया। हालांकि उसकी टांगें कांप रही थी। अफान ने उसे बाजू से पकड़कर खुद से और करीब किया। अब उनके बीच फासला ना के बराबर था। उसने रमशा की आंखों में गहराई तक झांका। पति हूँ तुम्हारा। ये शब्द उसने इतने हक और यकीन से कहे कि रमशा को अपना दिल गले में उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने घबराहट में खुद को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन वो अफान की मजबूत बाहों के घेरे में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। कमरे की हवा में सांसों की गर्मी और जज्बात की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझसे, रमशा ने उसके घेरे में छटपटाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर और गुस्से की मिलीजुली स्थिति थी। जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ? अफान की आवाज़ अब शांत और भारी हो चुकी थी। उसने नरमी से उसके बालों की लट कान के पीछे की। मैं अपना हक लेना चाहता हूँ, पति हूँ तुम्हारा। उसकी बात रमशा को तुरंत समझ नहीं आई थी। इससे पहले कि वो और विरोध करती, अफान ने उसे बाजू से थामकर बेड के किनारे बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने रमशा का ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में लिया। मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे रमशा, अफान ने पहली बार अपने अहंकार का घेरा तोड़कर स्वीकार किया। तुम्हें किसी और के साथ देकर जान निकलती है मेरी। वो गुस्सा, वो जलन सब इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रमशा हैरत और बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन आप तो नफरत करते थे, इस रिश्ते से परेशान थे। हाँ, मैं राजी नहीं था। मुझे लगता था मुझ पर फैसला थोपा गया है। अफान ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन मोहब्बत कब हो जाए ये किसी को नहीं पता चलता। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वो छोटी छोटी बातें सब मेरे दिल में घर कर गई।
मुझे भी तुमसे वही मोहब्बत हो गई जो शायद तुम्हें मुझसे है। रमशा जहाँ हैरान थी वहाँ खुश भी थी, क्योंकि उस शख्स से उसे यूनिवर्सिटी में पहले दिन ही मोहब्बत हो गई थी, या शायद उसी दिन जब उसके साथ एक वैध रिश्ते में बंधी थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अफवान ने मुस्कुराते हुए रमशा की थोड़ी अपनी उंगली से उठाई। अब रोना बंद करो, मुझे मेरी बहादुर और जिद्दी रमशा पसंद है। उस पर अफवान ने झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसकी तरफ से मोहब्बत की शुरुआत थी। ये खामोश वादा था कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रमशा ने आंखें मूंद ली। उसके दिल का हर डर खत्म हो चुका था। इस सब को 1 साल गुजर चुका था। घर के लॉन्च में सुबह की अफरा तफरी मची हुई थी। रमशा अपने बैग में किताबें ढूंढ रही थी, जबकि पास ही प्रॉम में एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा हाथ पांव चला रहा था। अफान, हमें देर हो रही है। रमशा ने सीढ़ियों की तरफ देखकर आवाज दी। अफान टाई लगाता हुआ नीचे आया। आ रहा हूँ बाबा। उसने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को गोद में उठाया। मेरा शेर बेटा तैयार है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। रमशा ने परेशानी से कहा, लेकिन तुम्हारे इस बच्चे को कौन संभालेगा? ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और आया पर मुझे भरोसा नहीं। फिक्र क्यों करती हो? अफवान ने बेटे को हवा में उछाला। इस बच्चे का प्रोफेसर बाप अभी जिंदा है ना? क्या मतलब? रमशा रुक गई। मतलब ये कि ये बच्चा मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाएगा, मेरे कैबिन में रहेगा, और जब मैं क्लास में होऊंगा तो ये मेरे साथ जूनियर प्रोफेसर बनकर क्लास की निगरानी करेगा। अफवान ने आंख दबाई। लेकिन ये मुमकिन नहीं है अफवान। रमशा ने सर ना में हिलाया। वहाँ यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां होती हैं, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने आप पर यकीन नहीं कर सकती? अफवान हंस पड़ा। मुझ पर यकीन नहीं है या अपनी किस्मत पर? पता नहीं आप कब किसी लड़की का हाथ पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा करें। रमशा ने मुंह फेरा। अब तो आपके पास ये प्यारा सा बहाना भी होगा ना, लड़कियों को आकर्षित करने के लिए। वो उसके बहाने आपके करीब आएंगी। और उसकी बात सुनते ही अफवान ने जोर से ठहाका लगाया। उसने एक हाथ से बच्चे को थामा और दूसरे हाथ से रमशा को अपनी बाहों में भर लिया। यार, मोहब्बत का तो यकीन का नाम है ना? अफवान ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मोहब्बत तो है, यकीन आप पर है, लेकिन उन लड़कियों पर नहीं जो ऐसे ही आपके आगे पीछे घूमती हैं। रमशा ने नाक सिकोड़ी। जलन महसूस करना छोड़ दो मिसेस अफान सिद्दीकी। अफान ने उसके माथे पर प्यार किया, क्योंकि अफान सिद्दीकी अब सिर्फ और सिर्फ रमशा अफान सिद्दीकी का है। दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी छात तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। ये दिल अब बुक हो चुका है। ये सारी बात सुनकर रमशा के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और अफान ने अपने दोनों मजबूत हाथों से उसे अपने और बेटे को अपने बाजू में भर लिया। यूनिवर्सिटी जाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा और वो तीनों हंसते मुस्कुराते एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।